नमस्कार, GUI NCD एप्लीकेशन के इस पहले ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर GUI NCD का लॉगिन पेज खुला हुआ है। अब देखिए लॉगिन पेज में ऊपर की तरफ आपको NCD का लोगो दिख रहा है और यहाँ लिखा हुआ है आयुष्मान भारत। यहाँ पूरा का पूरा पेज हिंदी में है। यहाँ पर ऐप संस्करण अर्थात ऐप वर्जन दिया हुआ है जो कि 2.5.0 है। फॉर ट्रेनिंग पर्पस ओनली अर्थात मात्र प्रशिक्षण हेतु इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक भाषा लिखी हुई है हिंदी। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर आपको कई सारी भाषाएं दिखेंगी। हमने हिंदी का चुनाव किया है। लॉगिन पेज में आपको सबसे पहले अपने राज्य का चुनाव करना होगा इस ड्रॉप डाउन के माध्यम से। ANM ID आप सभी जानते हैं कि आपकी ANM ID आपकी RCH ID होगी। पासवर्ड, तो पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स जितना लंबा होता है। तो देखिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूं। उसके पश्चात आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रमांक दर्ज करें, अर्थात यहाँ पर जो आपको क्रमांक के जो नंबर दिख रहे हैं उन्हीं नंबर्स को यहाँ पर जो का तो उतार दीजिए। 101 6 3 4। इसके पश्चात आप इसे लॉगिन कर दीजिए। देखिए अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं या पहली बार आपने इसमें लॉगिन किया है तो देखिए आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड को सेट करना होगा। उसके पश्चात आपको आपके पिन को सेट करना होगा। जैसे ही आप अपने पासवर्ड को पुनः सेट करेंगे, जैसे कि मैंने इसे क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर आपको राज्य दिख रहा है, इस ANM ID और इस क्रमांक को यहाँ दर्ज कीजिए और जैसे ही आप इसे लिखेंगे OTP प्राप्त करें 037 OTP प्राप्त करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उसके अंतिम 4 अंक यहाँ दिख रहे हैं। आपके मोबाइल पर जो OTP गया हुआ है, जो OTP मैसेज किया गया है, उस OTP को यहाँ पर लिखिए, अपना पासवर्ड लिखें, उस पासवर्ड की पुष्टि अर्थात उसे निर्धारित करें। उसके पश्चात पासवर्ड को सेट कर सकते हैं आप। यहाँ सिर्फ फर्स्ट टाइम लॉगिन के टाइम करना है जब आप इसे पहली बार। उसी तरह से पिन के लिए भी वही है, आपका सेट किया हुआ जो पासवर्ड है उसे यहाँ लिखिए, अपने नए पिन जो कि 4 अंकों का होता है, और उस पिन को दोबारा से यहाँ लिखकर पिन को पुनः सेट करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने राज्य डाल दिया, ANM ID डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद हमने क्रमांक भी दर्ज कर दिया। अब हम सीधे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से पहले आप देख सकते हैं कोने में आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा। देखिए मेरे कर्सर में एक गोल सी बटन आपको दिख रही है नीले रंग की। जैसे ही इसमें I लिखा हुआ है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो टैबलेट दिए गए हैं इस टैबलेट की टैब ID आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैंने लॉगिन किया। सत्यापन कोड दर्ज करें, अर्थात आपको अपना पिन दर्ज करना है। तो लीजिए मैं 4 अंकों का अपना पिन दर्ज कर देता हूं। जैसे ही मैंने पिन को दर्ज किया आप देख सकते हैं यह GUI NCD एप्लीकेशन का होम पेज है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक नीली पट्टी है जिसमें आपको पहले NCD का लोगो दिख रहा है। इस लोगो का क्या फंक्शन है, ये आपको आपके होम पेज में वापस ले आएगा। चाहे आप किसी भी पेज में काम कर रहे हो, चाहे आप एनरोलमेंट कर रहे हो, स्क्रीनिंग कर रहे हो, अगर आप वापस होम पेज में जाना चाहें तो यह लोगो आपकी इसमें सहायता करेगा। आशा प्रारूप एक हेल्प बटन होती है और ये होती है सिंक बटन। सिंक बटन वह होती है जो कि इस पूरे एप्लीकेशन में आपने जो भी डेटा सेव किया, जो भी डेटा आपका है, आपने किसी का एनरोलमेंट किया है, एनरोलमेंट करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग की है, तो वह सारा का सारा डेटा जो आपको सेव करना है वह इस बटन के माध्यम से होगा। और यह इस एप्लीकेशन की मात्र एक ऐसी बटन है जिसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात आपको अपने टैबलेट में इंटरनेट डालना होगा, उसके पश्चात इसे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका सारा का सारा डेटा सेव हो जाएगा और यहाँ पर एक हरे कलर का निशान आएगा जो यह दर्शाएगा कि आपका डेटा सेव हो चुका है। अगर यह निशान लाल है तो समझ लीजिए कि शायद इंटरनेट की कमी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका डेटा सेव नहीं हो पाया। उसके पश्चात है वर्क प्लान। आप देख सकते हैं सफ़ेद तख्ती आपको दिख रही है। इसका फंक्शन यहाँ होता है कि ANM की वर्तमान में और आने वाले समय में जो कार्य है, अर्थात यह ANM को उसकी पूरी कार्यपालिका का विवरण देगा, अर्थात ANM को उसको क्या काम करना है, उसके कौन से काम हैं जो अभी भी शेष है, वह सारे कामों का विवरण उसे वर्क प्लान से दिखेगा। उसके पश्चात आप यहाँ 3 बिंदु देख लीजिए। इन 3 बिंदुओं में डैशबोर्ड से लेकर लॉगआउट तक बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं जो हम अंत में देखेंगे। चलिए
आज हम एनरोलमेंट करना सीखेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं होम पेज में आपको एक बड़ा सा सर्च बॉक्स दिख रहा है। यहाँ लिखा है नाम, आईडी, फ़ोन नंबर द्वारा खोजें। यहाँ लिखा है खोज और नया परिवार जोड़ें। तो अब देखिए, एनरोलमेंट के लिए जब भी आशा आपको किसी भी परिवार का फैमिली फोल्डर और सीबैक फॉर्म देगी तो आपको सीधे पहले उसे आशा प्रारूप से भरना होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी आशा आपको फैमिली फोल्डर और सीबैक फॉर्म देगी पेपर फॉर्म में, तो आपको उसे आपके टैबलेट में भरना है, अर्थात उस जानकारी को डिजिटाइज्ड करना है। तो आप कैसे करेंगे? आशा ने आपको दिया हुआ है तो आप आशा प्रारूप में जाएंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आशा फॉर्मेट। देखिए, जैसे ही मैंने आशा प्रारूप को क्लिक किया, आशा प्रारूप का यहाँ पेज खुल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, ऊपर लिखा है आशा प्रारूप में व्यक्तिगत रूप से खोजें, अर्थात सर्च बॉक्स के द्वारा आप उस व्यक्ति के नाम, उसकी आईडी और उसके फ़ोन नंबर के द्वारा उसे खोज सकते हैं, अर्थात उसे सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नया परिवार जोड़े। अब देखिए, हमें अगर किसी व्यक्ति को एनरोल करना है तो हमें इस हरी बटन को जिसमें लिखा है नया परिवार जोड़े, हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें भरनी होगी। तो इस जानकारी में पहला इन्फॉर्मेशन है गांव का नाम। देखिए यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, दिख रहा है आप सभी को? मेरा कर्सर है जहाँ पर, अर्थात यहाँ पे हमें गांव का नाम डालना है। तो मैंने एक गांव को सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भाग अ, आशा प्रारूप की ओर से परिवार का फोल्डर, अर्थात फैमिली फोल्डर। तो देखिए, फैमिली फोल्डर में हमें घरेलू जानकारियां भरनी है। फैमिली फोल्डर में हम मुख्यतः दो जानकारियां भरते हैं, एक घर के प्रमुख का नाम, अर्थात घर के मुखिया का नाम, जिसे हम इंग्लिश में हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं, और घर में गृह संबंधी सुविधाओं की जानकारियां, अर्थात घर में किस तरह की सुविधाएं हैं, सारी की सारी जानकारियां हमें भरनी पड़ती है। तो अब देखिए, सबसे पहले लिखा है नंबर, आईडी। अगर उस घर की कोई आईडी है तो आप उसे यहाँ भर सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। घर के प्रमुख का नाम, मैं घर के प्रमुख का नाम भर देता हूँ यमुना। घर के प्रमुख का नाम अर्थात घर के मुखिया का नाम हमने भर दिया। अब हमें यमुना के घर की जो गृह संबंधी सुविधाएं हैं उसकी जानकारी भरनी है। जैसे पहला लिखा है घर का प्रकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें विकल्पों को चुनना है। देखिए, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन किया, यहाँ पे कई विकल्प आ गए। उसके पश्चात यदि अन्य तो स्पष्ट करें, अर्थात अगर घर का प्रकार या कोई चीज ऐसी है जो इन ऑप्शंस में नहीं है तो हम अन्य का चयन करके उसे कहां भर सकते हैं? यहां पर। तो देखिए, घर का प्रकार, मान लीजिए यमुना का घर कैसा है? कच्चा, पक्का, गारा गिट्टी से बना हुआ, पक्का ईंट व कंक्रीट से बना हुआ, या फिर अन्य। तो चलिए मैं तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे ओके करता हूं। आप देखिए यहाँ सिलेक्ट हो गया शौचालय की उपलब्धता। तो लीजिए, शौचालय की उपलब्धता में देखिए, शौचालय बहते पानी की सुविधा के साथ, शौचालय बिना पानी की सुविधा के साथ, सोख्ता गड्ढे वाला शौचालय बहते पानी की सुविधा के साथ, सोख्ता गड्ढे वाला शौचालय बिना पानी की सुविधा के साथ। तो लीजिए, मैं सोख्ता गड्ढे वाला शौचालय बहते पानी की सुविधा के साथ मैंने इसका चयन किया और इसे ओके कर दिया। तीसरा, पीने के पानी का स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो लीजिए, मैंने विकल्पों का चुनाव किया। अब देखिए, इतने सारे विकल्प हैं। मान लीजिए उसके घर में नल भी है, मान लीजिए उसके घर में कुआं भी है, उसके घर में टैंक भी है और उसके घर में चलिए हैंडपंप भी है। तो देखिए, मैंने यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शंस का चुनाव किया और जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ सारे के सारे चुनाव यहाँ पर आ चुके हैं। अर्थात आप एक ही नहीं, एक से ज़्यादा का चुनाव भी कर सकते हैं। देखिए, बिजली की उपलब्धि, मैं यहाँ पर आया, जी हाँ, उसके घर में बिजली की व्यवस्था है, मैंने इसे ओके कर दिया। मोटर गाड़ी, मान लीजिए उसके घर में एक मोटर बाइक है, एक ट्रैक्टर है और उसके घर में एक साइकिल भी है जो आप बताना चाहते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो मान लीजिए मैंने अन्य का चुनाव किया और इसे ओके कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर टाइप करने के लिए आ गया यदि अन्य, हमने एक अन्य का चुनाव किया है तो किसके लिए हमने अन्य का चुनाव किया है वो यहाँ डालना है। तो लीजिए, मैं डाल देता हूँ साइकिल। ठीक है, आप देख सकते हैं साइकिल यहाँ आ गई। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रकार अर्थात टाइप ऑफ फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अर्थात खाना बनाने के लिए किस ईंधन का
उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये लोग किसका करते हैं, गैस सिलेंडर का। ठीक है, अब मैं इसे ओके कर देता हूं। अब देखिए फैमिली फोल्डर हो गया, हमने फैमिली फोल्डर हम भर चुके हैं। सीबैक फॉर्म में सबसे पहला क्या दिया हुआ है, जोखिम का मूल्यांकन। जोखिम जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्क। मूल्यांकन अर्थात असेसमेंट, इसे हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। तो देखिए यहां पर पहले 3 कॉलम दिए हुए, कॉलम 1 जिसमें लिखा हुआ है सवाल, कॉलम 2 जिसमें लिखा हुआ है सीमा, और तीसरा क्या लिखा है, स्कोर। तो यहां पर कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर का चुनाव आपको इनमें से करना है। आप जो भी चुनाव करेंगे, आप जो भी ऑप्शंस चुनेंगे, उसके आधार पर यहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिक स्कोरिंग होगी। आप देख सकते हैं आपकी आयु कितनी है। तो देखिए हमने कितना डाला था, यमुना की आयु कितनी है, 55 वर्ष, 50 वर्ष से अधिक है। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहां आ गया और यहां पे ऑटोमेटिकली स्कोरिंग हो गई 2। अर्थात अगर आपने एप्लीकेशन में किसी इंफॉर्मेशन को पहले भर दिया है और अगर वह सेम इंफॉर्मेशन आगे की तरफ पूछी जाती है तो वह ऑटोमेटिकली भरी होगी। तो आप देखिए हमने यमुना की उम्र पहले ही भरी थी, उसके आधार पर यहाँ स्कोरिंग हो गई। चलिए दूसरा, क्या आप धूम्रपान अथवा तंबाकू युक्त जैसे गुटखा या खैनी का सेवन करते हैं। तो देखिए विकल्पों में देखिए, कभी नहीं, पूर्व में लेते थे, कभी कभी सेवन करते हैं, प्रतिदिन। तो चलिए मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। आप देखिए जैसे ही मैं ऑप्शन चुनूंगा, मैंने इसका चुनाव किया और देखिए यहाँ पर स्कोरिंग हो गई 1। क्या आप रोज मदिरा का सेवन करते हैं अर्थात अल्कोहल, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नहीं। उसके पश्चात कमर का माप, तो देखिए कमर का माप जो कि सेंटीमीटर में लेना है, इन विकल्पों में से मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। इसके पश्चात क्या आप प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट शारीरिक गतिविधि करते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शंस देखिए, एक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट, एक सप्ताह में 150 मिनट से कम, तो मैं इसका चुनाव कर देता हूँ। अंत में, क्या आपके परिवार में कोई सदस्य, आपके माता पिता या भाई बहन में से कोई सदस्य हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या फिर हार्ट से संबंधित, क्या आपके परिवार में कोई ग्रसित हुआ है, मतलब फैमिली हिस्ट्री पूछ रहा है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं। तो चलिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, नहीं का चुनाव करता हूँ। तो देखिए अब इसका रूल क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी स्कोरिंग हुई, अंत में कुल स्कोर कितना आया, 5। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर है यहाँ पे 5, नीचे लिखा हुआ है यदि किसी व्यक्ति का कुल स्कोर 5 से अधिक है तो उसे गैर संचारी रोग होने की अधिक संभावना है और उसे प्रति सप्ताह गैर संचारी रोग दिवस पर प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्थात आप देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का स्कोर 4 से कम है तो वह नॉर्मल है, सामान्य है, लेकिन अगर उसका स्कोर 4 से अधिक है तो उसे क्या करना होगा, उसे प्रति सप्ताह गैर संचारी रोग दिवस, जिसे हम क्या कहते हैं, एनसीडी डे में उसे सम्मिलित होना पड़ेगा, उसे अटेंड करना पड़ेगा, ताकि वहां जाकर वह हेल्दी लाइफस्टाइल अर्थात स्वस्थ जीवन शैली के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट क्या था, सीबैक का जोखिम का मूल्यांकन। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। तो देखिए दूसरे पार्ट में लिखा है पार्ट बी, समय पर बीमारी का पता लगना। तो आप देख सकते हैं नीचे दिए हुए लक्षणों के बारे में व्यक्ति से पूछिए। तो आप देखिए, और यहाँ लिखा है केवल महिलाओं के लिए। देखिए यहाँ पे इन 2 कॉलम्स में कई बीमारियों के लक्षण लिखे हुए हैं जिनके बारे में हमें व्यक्ति से पूछना है और उसका उत्तर कैसे देना है, या तो हाँ में या नहीं में। तो देखिए आप, हमारी जो व्यक्ति है वो है यमुना, जो कि एक महिला है, इसलिए देखिए यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए ये कॉलम भी खुल चुका है। अगर यहाँ पुरुष होते तो, अगर व्यक्ति पुरुष होता तो ये कॉलम ब्लैंक हो जाता, यह कॉलम ओपन नहीं होता। तो चलिए मैं सभी में नहीं कर देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर आपको एक एक करके व्यक्ति से इनके बारे में पूछना है। अब देखिए मैंने सभी में नहीं कर दिया, लेकिन देखिए नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, यदि व्यक्ति उपयुक्त लक्षणों में से किसी एक का जवाब हाँ में देता है तो रोगी को तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करे जहां एक चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हो। एक बार फिर से, यदि व्यक्ति उपयुक्त लक्षणों में से किसी एक का जवाब हाँ में देता है तो रोगी को तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करे जहां एक चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हो। मतलब आप देख सकते हैं
कि अभी तो मैंने ये सारे लक्षणों का चुनाव नहीं में किया है, लेकिन मान लीजिए जैसे यह है 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी होना, अगर मैं इसका चुनाव हाँ में कर देता, चाहे मैं किसी एक लक्षण के लिए हाँ करूँ, 2 के लिए करूँ या सभी के लिए हाँ करूँ, तुरंत मुझे उस व्यक्ति को क्या करना होगा, तुरंत उसे रेफर करना होगा। कहाँ पर? पीएचसी लेवल पे, जहाँ पर एक चिकित्सा अधिकारी उसका इलाज कर सके। ठीक है, मतलब इस पेज में अगर किसी भी सिम्टम के लिए अगर व्यक्ति हाँ में जवाब दे दे तो उस व्यक्ति को तत्काल हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्धता के आधार पर मेडिकल ऑफिसर के पास रिफर करना अनिवार्य हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही अगर मैं इसे हाँ करके सहेजूंगा, सेव करूंगा, तो एक पॉपअप आ जाएगा, एक बॉक्स खुलेगा जिसमें मुझे रेफर का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी हमारी जो व्यक्ति है सभी में नहीं कर देता हूँ। ठीक है, तो आशा है आपको पार्ट बी समझ में आ गया होगा। पार्ट बी समय पर बीमारी का पता लगना, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ली डिटेक्शन। यहाँ पे जितने भी लक्षण दिए हुए हैं जिनका चुनाव हमें पेशेंट से पूछना है और उनके उत्तरों को हाँ या नहीं के आधार पर चुनाव करना है, तो हमने सभी में नहीं का चुनाव किया। अगर किसी में भी हाँ आ जाता है, चाहे वह 1 लक्षण हो, 2 लक्षण हो या सभी में हाँ आए, उस व्यक्ति को हमें क्या करना है, तुरंत उस व्यक्ति को हमें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करना है, जहां पे चिकित्सा अधिकारी उसका इलाज करेगा। तीसरा, भाग सी, खाना बनाने के लिए उपयुक्त ईंधन का प्रकार। हमने पहले ही भरा था गैस सिलेंडर, ये यहाँ ऑटोमेटिकली भरा हुआ है, क्योंकि सीबैक फॉर्म के अंतिम में आपसे मात्र 2 प्रश्न पूछे जाते, एक खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का प्रकार और व्यावसायिक विवरण अर्थात ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, कि जो व्यक्ति है वह किस तरह का काम करता है। तो देखिए व्यावसायिक विवरण में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, फसल के बचे हुए अवशेष को जलाना, कचरे को जलाना, पत्तियों को जलाना, धुएं वाले कारखानों में काम करना, गैस और धूल के बीच रहना, जैसे ईंट भट्टों और कांच के कारखानों आदि में काम करना। तो चलिए मैं पहला वाला ऑप्शन का चुनाव करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए हमने पूरा का पूरा सीबैक फॉर्म भर दिया है। देखें ऊपर की तरफ हमने पहला पार्ट क्या भरा था, जोखिम का मूल्यांकन। हम नीचे की तरफ आए, पार्ट बी में हमने क्या भरा, समय पर बीमारी का पता लगना, जिसमें हमने लक्षणों को हाँ या ना के आधार पर चुनाव किया। और अंत में पार्ट सी, जिसमें हमने ईंधन का प्रकार, खाना बनाने के लिए और व्यावसायिक विवरण दिया। अंत में मैं क्या दबाऊंगा, सहेजे अर्थात सेव। देखिए जैसे ही मैंने सेव किया, आप देख सकते हैं आकलन परिणाम। यह किस चीज का परिणाम है, यह जो बॉक्स है यह क्यों आया है, आप सभी को दिख रहा है। यह बॉक्स इसलिए आया है ताकि हमने जो रिस्क असेसमेंट किया था, अर्थात हमने जो जोखिम का मूल्यांकन किया था, अब आपको याद होगा वह 5 से अधिक था। इस कारण हमें सिस्टम ये कह रहा है कि जो सीबैक स्कोर है वह 4 से ज़्यादा आ चुका है। इस कारण पेशेंट को क्या, इस कारण व्यक्ति को अर्थात यमुना को क्या करना होगा, गैर संचारी रोग दिवस अर्थात NCD डे अटेंड करना होगा, जहां वो हेल्दी लाइफस्टाइल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकती है। लीजिए मैंने इसको ठीक किया और अब आप देखिए हम वापस से आशा प्रारूप के पेज में आ चुके हैं। देखिए हमने यहाँ भरा हुआ था, नीचे की तरफ आइए, आपको याद होगा, देखिए हमने यहाँ से सदस्यों को जोड़ा था। अब देखिए यहाँ पर यमुना का नाम आ चुका है, यह नीले अक्षरों में आया हुआ है। आप देखिए मेरा कर्सर है यहाँ पे, अर्थात यहाँ पर जो नाम आए हुए हैं इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति सफलतापूर्वक एनरोल हो चुका है। आप देख सकते हैं क्रमांक 1 व्यक्ति यमुना, व्यक्ति का नाम, पहचान पत्र, आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक, लिंग, यहाँ महिला है, उसकी उम्र, वैवाहिक स्थिति और निवास स्थान की स्थिति। अब देखिए अगर यमुना के दूसरे परिवार के दूसरे सदस्यों का एनरोलमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, आप देखिए दोबारा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद परिवार के दूसरे सदस्य को जोड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए यमुना के परिवार में 3 सदस्य है, तो पहली यमुना, दूसरे सदस्य को जोड़ा हमने, फिर हमने तीसरे सदस्य को जोड़ा। अंत में जब परिवार समाप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है समाप्त, हम इस समाप्त को क्लिक करते हैं, जिससे क्या होता है, परिवार वहां समाप्त हो जाता है, अर्थात परिवार का एनरोलमेंट समाप्त हो जाता है। तो चलिए यहाँ हमने एनरोलमेंट सीखा। तो यहाँ पर आप देखिए
मैंने आपको बताया था कि यह जो लोगो है इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग होता है होम पेज में जाने के लिए। तो चलिए मैं वापस होम पेज में आया। तो अब देखिए, मान लीजिए कि यमुना के परिवार का कोई व्यक्ति, मान लीजिए यमुना की बहन है या यमुना का बड़ा भाई है, वहाँ कुछ दिनों बाद आया और वहाँ कहता है कि मेरे परिवार की एक सदस्य है जो कुछ दिन पहले आई हुई थी और उसकी आपने एंट्री की है, उसको आपने एनरोल किया हुआ है, तो मुझे भी मेरे परिवार वालों के साथ आप एनरोल कीजिए। तो देखिए हम ऐसी चीज़ों में कैसे एनरोल करेंगे। तो देखिए ये आशा प्रारूप है, हम क्या करेंगे, आशा प्रारूप में जाएंगे। आशा प्रारूप में जाने के बाद में आप देखिए, मैंने बताया था कि आप यहाँ सर्च कर सकते हैं व्यक्ति का नाम। तो देखिए यमुना, देखिए मैंने यमुना क्लिक किया, यमुना आ गया। तो देखिए यहाँ पे यमुना को मैं क्लिक करूँगा, देखिए मैं आशा प्रारूप के फॉर्म में आ गया। मैं नीचे की तरफ आऊँगा और यहाँ पर आकर यमुना का जो बड़ा भाई है या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य है जो कुछ दिनों पश्चात आया हुआ है, अब मुझे उसे ऐड करना है, तो यहाँ पर आकर मैं उसे ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऐसे सदस्यों को भी जोड़ सकते हैं परिवार में जो कुछ दिनों पश्चात आ गए और अपने ही परिवार वालों के साथ अपना एनरोलमेंट चाहते हैं उसी फोल्डर में। ठीक है, तो यहाँ था आपका एनरोलमेंट का वीडियो। धन्यवाद।